Now we will be covering the physical evaluation wala part of quality control. Relax and just see my videos, okay? So foreign organic matter, IP describes foreign organic matter is a material consisting of any or all the following. So कौन से फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो अपने को याद रखने का है बेसिकली. बट एक्चुअली में कैसा होता है ना कि अगर अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने का है तो डायरेक्टली अपने को एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. ओके तो अपन जल्दी से पार्ट्स कवर कर लेते हैं. पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम विच द ड्रग इज डराइव्ड other than the parts named in definition and description or for which a limit is prescribed in the individual monograph. Any organs other than those named in the definition and description and molds, insects or other animal contamination. तो कौन से पार्ट्स जो रहते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कंसिडर होते हैं. ठीक है ना. पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम विच द ड्रग इज डराइव्ड. ओके तो जो जो मतलब जो भी अपना ऑर्गन है, प्लांट का ऑर्गन है बेसिकली, जहाँ से अपन ने डिराइव किया है ड्रग को, तो उसके जो ऑर्गन्स रहते हैं मतलब जो उसके जो पार्ट्स रहते हैं वो ऑर्गन के, तो छोटे छोटे पार्ट्स अंदर घुस सकते हैं हमारे ड्रग के अंदर. बराबर है. सो पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम विच द ड्रग इज डिराइव्ड अदर दैन द पार्ट्स नेम्ड इन डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन और फॉर विच अ लिमिट इज प्रेस्क्राइब्ड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ. ओके तो उसमें क्या बोला हुआ है, पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम विच द ड्रग इज डिराइव्ड अदर दैन द पार्ट्स नेम्ड इन डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन. समझ में आ रहा है. तो वो पार्ट्स ऑर्गन के आपको पता है कि ऑर्गन की कुछ पार्ट्स जो हैं, जो प्लांट है बेसिकली, सबसे पहले आप तो इसको अच्छे से समझो कि प्लांट है हमारे पास, उस प्लांट के पास ऑर्गन है. अब उस ऑर्गन में से मैंने कुछ पार्ट्स यूज़ किए हैं फॉर ड्रग यूसेज के लिए, ड्रग बनाने के लिए. तो वो जो पार्ट्स हैं बेसिकली वो पार्ट्स, ठीक है ना, जो मैंने ड्रग में यूज़ किए बनाने के लिए वो ठीक है. बट जो पार्ट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरे डेफिनेशन के अंदर नहीं आते और उनका फार्माकोपिया के अंदर लिमिट मेंशन किया हुआ है कि इतने लिमिट के आगे अगर ये फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर हुआ तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर. वापस समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि पार्ट्स, देखो अपने पास प्लांट है, प्लांट के पास ऑर्गन्स रहेंगे, ऑर्गन्स के पार्ट्स जो हैं हम लोग यूज़ करेंगे बेसिकली. ओके फॉर आर पर्पसेस वी विल बी यूजिंग द पार्ट्स फॉर द ड्रग मेकिंग. बराबर है. अब वो पार्ट्स जो हमने ड्रग मेकिंग के लिए यूज़ किए वो अपने को यूज़फुल है, वो अपन उसको कुछ नहीं बोल सकते. पर वो पार्ट्स जो अपने ड्रग मेकिंग में यूज़ नहीं हुए हैं और उनका जो है मेंशन किया हुआ फार्माकोपिया के अंदर लिमिट है कि इतना 5% के आगे इतना नहीं होना चाहिए, 2% के आगे इतना नहीं होना चाहिए, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर. ओके. सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, मोल्ड्स, इंसेक्ट्स और अदर एनिमल कंटामिनेशन, वो भी हो सकता है. एंड सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, एनी ऑर्गन्स अदर दैन दोज नेम्ड इन द डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन. येस. सो एनी अदर ऑर्गन विच इज मेंशन इन द, मतलब विच इज नॉट मेंशन इन द डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग के अंदर अपन डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन लिखते हैं तो मतलब वो उसके अंदर अगर वो प्लांट पार्ट मेंशन नहीं है मतलब वो अपने लिए फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है. जल्दी से इसके अपन कवर कर लेते हैं एग्जाम्पल्स. फेनिल एंड डिल याद रखेंगे. कौन सा अपन याद रख सकते हैं, फेनिल एंड डिल. तो फेनिल का है नॉट मोर देन 2% एंड डिल का है नॉट मोर देन 2%. ओके. तो लिमिट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए. फेनिल जो रहता है, फेनिल, ये फेनिल प्लांट है. बराबर है. तो मतलब अभी अपन इसको पहले ऊपर से रीड करते हैं. फार्माकोपिया प्रिस्क्राइब्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर फॉर वेजिटेबल क्रूड ड्रग्स. इट इज इफ इट एक्सीड्स द लिमिट देन द ड्रग्स इज डिक्लेयर्ड सबस्टैंडर्ड एंड डिटोरिएशन इफ द इन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग कैन अकर. एग्जाम्पल्स आई मेंशन बिलो. तो मतलब जो ड्रग्स रहते हैं ना, ड्रग्स मतलब फेनिल जो भी है, फेनिल इज यूज इन एज अ ड्रग बेसिकली. ओके. तो उसके जो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं ना, मतलब फेनिल से जो डिराइव्ड अपने को ड्रग मिल रहा है पर उसके साथ साथ कुछ पार्ट्स आ जाते हैं फेनिल के, ठीक है ना, पर वो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर है तो वो नॉट मोर देन 2% होने चाहिए. ठीक है ना, 2% से कम ही होने चाहिए. बराबर. जैसे डिल का भी, डिल प्लांट जो रहता है बेसिकली उसको भी हम लोग अपने पर्पसेस के लिए, अपने खाना बनाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली. ऐसे ड्रग यूज़ करते हैं तो कुछ पार्ट मेडिसिनल होता है, कुछ पार्ट मेडिसिनल नहीं होता है. जो मेडिसिनल पार्ट नहीं होता है वो 2% ज़्यादा नहीं होना चाहिए. करेक्ट है. नाउ वी विल क्विकली गो ऑन मॉइस्चर कंटेंट. तो अपन ने वो पहले वाले यहाँ क्या एग्जाम्पल याद रखिए, फेनिल एंड डिल. अच्छा, तो फर्स्ट अपना प्रॉपर्टी फिनिश्ड है. नाउ वी विल गो ऑन मॉइस्चर कंटेंट. द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग में कॉज डिटोरेशन ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ और केमिकल चेंजेस. इतना याद रखना पड़ेगा अपने को कि कभी भी अगर किसी भी ड्रग के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है मतलब इट इज़ नथिंग बट अ क्लियर इन्विटेशन फॉर द माइक्रोब्स टू सेटल. बिकॉज एक
बेसिक चीज़ जो माइक्रोब्स को चाहिए वहाँ पर सेटल होने के लिए किसी भी ड्रग के अंदर, फिर किसी भी चीज़ के अंदर, दैट इज़ मॉइस्चर। उनको पानी मिला वो वहाँ पर सेटल हो जाएंगे और वो डिटोरेट कर देंगे पूरी तरह से अपने, और ड्रग को अपने पूरी तरह से डिटोरेट कर देंगे, पूरी तरह से ख़राब कर देंगे, बिकॉज ड्रग उनके लिए खाना है। Therefore, the moisture content of crude drugs should be minimized and it should be within the prescribed limits of pharmacopoeias. Moisture content can be determined by heating the drug at 105 degrees Celsius to constant weight and calculating the loss of weight. So moisture content कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या है कि आप अपने ड्रग को, अपने क्रूड ड्रग को बेसिकली 105 डिग्रीज तक हीट कर सकते हो। कब तक हीट करना है अपने को 105 डिग्रीज पर? जब तक उसका जो है कांस्टेंट वेट नहीं आ जाता, तब तक उसको हीट करना है 105 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, बराबर है। एंड कैलकुलेटिंग द लॉस ऑफ वेट, अभी अपन जितना मतलब जितना लॉस हुआ है वेट के अंदर, बिकॉज मॉइस्चर लॉस हो रहा है, बराबर है, मॉइस्चर लॉस हो रहा है मतलब वेट भी कमती होगा फिर क्रूड ड्रग के पार्ट का, तो ऑफकोर्स उसके लिए फिर अपने को लॉस ऑफ वेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ड्रग्स कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल कैन बी डिटरमाइंड बाय टॉलविन डिस्टिलेशन मेथड। ओके, सो अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ड्रग्स कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल है, देन मतलब सपोज ऐसा मॉइस्चर कंटेंट निकालना है ऑफ द ड्रग्स जो वोलेटाइल ऑयल मतलब जिनके अंदर रहता है, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली वी कैन अप्लाई द टॉलविन डिस्टिलेशन मेथड। ओके, और टॉलविन डिस्टिलेशन मेथड। ओके, सो वीवर बेसिकली मतलब लोग अभी एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। एग्जाम्पल्स जो हैं डिजिटालिस है बेसिकली, और सॉरी मैं फ़ोन उठा रख रहा हूँ। हाँ, डिजिटालिस है। डिजिटालिस जो रहता है एक ड्रग है, उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए परसेंट वेट बाय वेट, ओके, दैट इज़ नॉट मोर देन 5% वेट बाय वेट। ओके, सो ड्रग्स के जैसे डिजिटालिस का एग्जांपल ले लेना और एक ले लेना ड्रगाकांत का। तो डिजिटालिस के अंदर 5% के नीचे रहना चाहिए और ड्रगाकांत के अंदर 15% के नीचे रहना चाहिए। ओके, सो 5 and 15 याद रखो, 5 and 15, ठीक है। बाद में अपने को बात करनी है मेल्टिंग पॉइंट की। द क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, सो दे आर डिस्क्राइब्ड विद द पर्टिकुलर रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। Hence, the melting point range of standard drugs should comply with the prescribed range of pharmacopoeias. The melting point of pure chemicals or phytochemicals is sharp and constant. Okay, तो एक्चुअली में कैसे होता है ना कि अपने जो ड्रग रहते हैं ना उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जिनको एक सूटेबल मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है ना, मतलब जो एक्टिव कंपोनेंट रहता है, जो अपना जो एक्टिव कंपोनेंट रहता है हमारे ड्रग के अंदर, ठीक है, उसका एक सूटेबल मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ओके, तो उस सूटेबल मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपन ने मेल्टिंग पॉइंट अगर वो नहीं कंप्लाई किया, उसके साथ अपन ने नहीं बराबर देखा मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या है, देन द ड्रग विल डिटोरिएट एंड द कंडीशंस विल बी वर्स। सो बेसिकली हम लोग उसका डायरेक्टली अभी एग्जाम्पल से बात करेंगे। स्पर्मेसिटी 45 to 50 डिग्रीज का मेल्टिंग पॉइंट है एंड लैक का मेल्टिंग पॉइंट इज 115 to 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक बार आपस में रिवाइज कर लेता हूँ। जो फर्स्ट अपना था दैट इज़ योर, जिसमें हमने एग्जांपल लिए थे हमारे फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर के, दैट इज़ अ फेनिल, ठीक है ना, फेनिल का मैंने लिया था, और फेनिल का अपन एग्जांपल लिया था, उसमें अपन ने बताया नॉट मोर देन 2%, और अपन ने फिर बाद में फिर अपन ने मॉइस्चर कंटेंट की एग्जांपल्स देखे थे। मॉइस्चर कंटेंट में अपन ने आई थिंक ड्रगाकांत एंड डिजिटालिस कवर किया था, बराबर बोल रहा हूँ। एंड मेल्टिंग पॉइंट के अंदर अपन ने क्या कवर किया हुआ है, स्पर्मेसिटी एंड लैक। ओके, स्पर्मेसिटी का मेल्टिंग पॉइंट इज 45 to 50 डिग्री सेल्सियस एंड लैक का मेल्टिंग पॉइंट 115 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जो लास्ट में एग्जांपल लिया था वो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर का, वो फेनिल था और डिल था। ओके, अच्छा, अभी मैं जाता हूँ विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस टू द फ्लो, बराबर है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी जो है रेजिस्टेंस टू फ्लो। ओके, ज़्यादा डेप्थ में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस अपने को ज़्यादा करके इंपॉर्टेंट किसको देना है, इंपॉर्टेंस उसको देना है, अपने को एग्जाम्पल्स को इंपॉर्टेंस देना है। सो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, इतना ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि विस्कोसिटी जो है एक गिवन टेम्परेचर पे सेम ही रहेगी। इफ़ एनी टाइप ऑफ अडल्ट्रेंट इज प्रेजेंट इन इट विल चेंज द विस्कोसिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो अगर कुछ भी अडल्ट्रेंट अपने ऐड कर दिया तो विस्कोसिटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। विस्कोसिटी ऑफ द न्यूटोनियन लिक्विड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय कैपिलरी विस्कोमीटर एंड फॉर नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स रोटेटिंग विस्कोमीटर इज यूज्ड। तो नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स एंड नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स, दिस आई विल कवर इन फिजिकल फार्मेसी टुमारो। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट न्यूटोनियन लिक्विड्स जो है और नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स होता है। सो न्यूटोनियन लिक्विड जो रहते हैं बेसिकली उनको मैं किससे कर सकता हूँ, कैपिलरी विस्कोमीटर से कर सकता हूँ, एंड नॉन न्यूटोनियन लिक्विड जो रहते हैं उनको मैं कैसे कर सकता हूँ, रोटेटिंग विस्कोमीटर से कर सकता हूँ। और एक और बात मुझे क्या याद रखनी है, विस्कोसिटी रहती है किसी भी मटेरियल की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेम रहती है, मतलब कॉन्स्टेंट रहती है, आई मीन टू से। और अगर आपको डिविएशन दिख रहा है फ्रॉम द कांस्टेंट वैल्यू तो अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर कुछ अडल्ट्रेंट एडेड है। आप डायरेक्टली इसका एग्जांपल ले सकते हो लिक्विड पैराफिन का।
ओके, कैनेमेटिक विस्कोसिटी नॉट लेस देन 64 सेंटी स्टोक्स एट 37.8 डिग्री सेल्सियस। खाली एक भी एग्जांपल देखो तो चलेगा। लिक्विड पैराफिन का क्या है, कैनेमेटिक विस्कोसिटी ओके नॉट लेस देन 64 सेंटी स्टोक्स एट 37.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैनेमेटिक विस्कोसिटी नॉट लेस देन 64 सेंटी स्टोक्स एट 37.8 डिग्री सेल्सियस। देन अपन आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अभी सॉल्युबिलिटी सबको पता है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी बराबर है। द स्टडी ऑफ सॉल्युबिलिटी इज आल्सो हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स। अल्कोहॉइडल सॉल्ट्स आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज इट्स बेसिस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एक एग्जांपल अपने को याद रखने का है, अल्कोहॉइडल सॉल्ट्स जो रहते हैं दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज इट्स बेसिस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ओनली। तो अल्कोहॉइडल सॉल्ट जो रहेंगे बेसिकली वो किधर सोल्यूबल रहेंगे, वाटर सोल्यूबल रहेंगे, मतलब उसके बेसिस जो रहेंगे बेसिकली दे विल बी सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स आर सोल्यूबल इन ईथर, ठीक है ना। फिक्स्ड ऑयल्स फैट्स में किधर सोल्यूबल रहेंगे, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, whereas they are insoluble in alcohol except castor oil whose solubility is due to presence of hydroxyl group। ठीक है, तो अपन इतना भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अपन डायरेक्टली अपन बोलेंगे कि फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स जो रहते हैं वो क्लोरोफॉर्म ईथर में डिजॉल्व हो जाते हैं, बेंजीन में डिजॉल्व हो जाते हैं। बट एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कैस्टर ऑयल का, वो बेसिकली वाटर मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी रहती है, ठीक है ना, मतलब वो डिफरेंट रहती है। ओके, volatile oils are soluble in alcohol, chloroform, ether and acetone etc., whereas they are insoluble in water. Similarly, Indian gum is entirely soluble in twice its weight of water। ओके, तो इंडियन गम जो रहता है ट्वाइस इट्स वेट ऑफ वाटर में सोल्यूबल होता है। ओके, तो अपना इधर एग्जांपल से पहले कवर कर लिया। सॉल्युबिलिटी का सिर्फ इतना एग्जांपल कवर करना है अपने को। अल्कोहॉइडल सॉल्ट जो रहते हैं बेसिकली दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहॉइडल बेसिस जो रहते हैं दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देन वी हैव ऑल्सो हमारे पास जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, सॉरी हाँ, फिक्स्ड ऑयल्स एंड जो फिक्स्ड ऑयल्स रहते हैं एंड फैट्स रहते हैं दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म। और हमारे पास फिर एक एक्सेप्शन है दैट इज कैस्टर ऑयल, एक एक्सेप्शन है। वोलेटाइल ऑयल भी इसमें ही सोल्यूबल होते हैं ईथर क्लोरोफॉर्म के अंदर। देन वी हैव ऑल्सो सीन इंडियन गम जो रहता है वाटर सोल्यूबल रहता है, बट ट्वाइस ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर डालोगे तो ही वो सोल्यूबल हो जाएगा। तो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर फॉर सोल्युबिलिटी। देन वी सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो वी हैव रीच्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप टिल नाउ। आगे और कवर करना है, जितना हो सके मैं कवर करूँगा। The refractive index of the substance is the ratio of the velocity of the light in vacuum to its velocity of in the substance। मतलब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो है। ओके, रेशियो है किसका, ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है ना, ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द सब्सटेंस, बराबर है। तो अपन क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड निकाल कर रखा हुआ रहता है हमने हमेशा कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में कितनी है, हमने स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल के रखी हुई है, बराबर। बट जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट रहती है जो आप सब्सटेंस ले रहे हो, ठीक है ना, उसके अंदर वेलोसिटी की क्या रहेगी बेसिकली वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है और उसको डिवाइड करना पड़ता है बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम से। दैट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सिंपल डेफिनेशन जो अपन इस चैनल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to sign of angle of refraction। Okay, now the refractive index of liquid drugs like fixed oils and volatile oils is measured and it is constant. If any type of adulterant is present, the refractive index of the drug will alter। So the refractive index is a very good measure for us to see whether the adulterant is added or not। Okay, तो फिक्स्ड ऑयल जैसे हो गए, ठीक है, लिक्विड ड्रग्स जो हो गए हैं, वोलेटाइल ऑयल जो हुए हैं, इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अगर ये ऑल्टर होती है तो हमको समझ आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो चुका है। देन the refractive index of any substance generally varies with the wavelength of reflected light and with temperature। Some of the examples of refractive index are given for sodium light at 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, वो अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं, एक सेकेंड ना, हाँ, या सो एक आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप देख सकते हो बेसिकली एग्जांपल्स। मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल ले सकते हैं एंड वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कॉड लिवर ऑयल। या तो तरफ एक का लेवल को तो भी चलेगा, ठीक है। सो वी कैन रिमेंबर मस्टर्ड ऑयल, ओके, एंड वी कैन रिमेंबर मस्टर्ड ऑयल एंड वी कैन रिमेंबर कॉस्टर ऑयल, और सॉरी कॉड लिवर ऑयल। ओके, मस्टर्ड ऑयल एंड कॉड लिवर ऑयल अपन याद रख सकते हैं, या तो फिर एक ही याद रखो बिकॉज वैल्यूज याद नहीं रहेंगे। सो 1.4 टू 1.75 टू 1.79 ऐसा याद रख सकते हो। 1.75 से लेकर 1.79 तक के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा मस्टर्ड ऑयल का। नो ऑप्टिकल रोटेशन सिंपल है, certain substances are in pure state or in resolution possess the property of rotating the plane of polarized light। Now we have seen this, come on यार, we have seen this many times, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है ना,
कि एक सब्सटेंस रहता है वो प्लेन पोलर स्लाइड को बेसिकली रोटेट कर देता है, ठीक है ना। उतना मैं आपको बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट रोटेट लीवर रोटेट वो सब नहीं बताऊंगा। डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। फेनल ऑयल, जो अपने को और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। फेनल ऑयल ऊपर वाले पार्ट में आप छोड़ सकते हो ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर, ओके। फेनल ऑयल है अपना एग्जांपल, जिसमें एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है +12 डिग्रीज टू +24 डिग्रीज, ओके। फेनल ऑयल का जो आपका एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन है +12 डिग्रीज टू 24 डिग्रीज, तो +12 डिग्री से लेकर +24 डिग्रीज तक है, +12 डिग्री से लेकर +24 डिग्रीज तक है, ओके। +12 डिग्री से लेकर +24 डिग्रीज तक है आपके फेनल ऑयल का। ना वोलेटाइल ऑयल कंटेंट अगेन मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स कौन से हैं। एक अपना कोरिएंडर है बेसिकली, सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना है कैसिया। कैसिया इज नॉट लेस देन 1% होना चाहिए वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, बराबर है। एंड देन जो अपना एजोवन है नॉट लेस देन 2। सो अपना एक कैसिया है और अपना एक एजोवन है, ठीक है। एक कैसिया और एक एजोवन, ओके। सो वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ कैसिया एंड वी हैव टेकन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एजोवन, ओके। कैसिया एंड एजोवन, वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ कैसिया एंड एजोवन, ओके। एक 1 है तो एक 2 है, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट लेस देन 1, बराबर। अच्छा, now we have come to the very important part, it is ash values, okay। when a crude drug is incinerated it leaves a residue behind it which is called as ash content। जब भी किसी क्रूड ड्रग को अपन बेसिकली जला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उसके जो मतलब उसके पीछे ना एक रेजिड्यू रह जाता है जिसको हम बोलते हैं एश कंटेंट। दिस रेजिड्यू कंटेन्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स सच एज कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सिलिकेट्स एंड सिलिका विच में अडेयर टू द ड्रग नेचुरली और डिलिबरेटली एडेड टू इट फॉर अडल्ट्रेशन पर्पसेस। तो या तो फिर ड्रग को गलती से चिपक जाएगा या तो फिर अपने जानबूझ के अडल्ट्रेशन में ऐड किया गया है। फॉस्फेट्स, कार्बोनेट, सिलिकेट्स, ये सब ऐश के अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं पाए जाते हैं। Sometimes the crude drugs are admixed with various substances such as sand, calcium oxalate, chalk powder or other drugs with various inorganic contents, ठीक है ना। तो कभी कभी क्रूड ड्रग्स को चॉक पाउडर के साथ, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है कभी कभी। देन different types of ash figures such as total ash, acid insoluble ash, water soluble ash and sulfated ash are used and these may be helpful in evaluation of crude drugs। समझ में आ रहा है? टोटल ऐश हो गया, एसिड सोल्यूबल ऐश हो गया, वाटर सोल्यूबल ऐश हो गया, ओके। सो वी हैव टोटल ऐश, एसिड इनसोल्यूबल ऐश एंड वाटर सोल्यूबल ऐश। तो क्या कौन से टाइप्स है अपने पास? टोटल ऐश, ओके, देन एसिड इनसोल्यूबल ऐश एंड देन वी हैव वाटर सोल्यूबल ऐश। टोटल ऐश, एसिड इनसोल्यूबल ऐश एंड वाटर सोल्यूबल ऐश। टोटल ऐश, एसिड इनसोल्यूबल ऐश एंड वाटर सोल्यूबल ऐश। समझ में आया? टोटल एसिड एंड वाटर सोल्यूबल ऐश, ओके। टोटल ऐश, एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल ऐश एंड वाटर सोल्यूबल ऐश, ओके। अभी टोटल ऐश जो रहता है बेसिकली वो मतलब कैसे करते हैं? टोटल ऐश कंसिस्ट ऑफ कार्बोनेट्स, मतलब मेथड्स है जिसके यूज हम लोग ऐश कंटेंट निकाल सकते हैं, ओके। जो टोटल ऐश कंसिस्ट ऑफ कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स एंड सिलिकेट्स एंड सिलिका, बराबर है। तो एसिड इनसोल्यूबल ऐश इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द एक्सेसिव सैंड मिक्स्ड विद द ड्रग एंड द वाटर सोल्यूबल ऐश इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल एग्जॉस्टेड बाय वाटर। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर मेंशन्ड बिलो। देखते हैं अपन क्या एग्जांपल्स दिए उन्होंने, ठीक है। वो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या एसिड सोल्यूबल ऐश करता है, क्या टोटल ऐश करता है, या फिर आप एक बार देख लेना उसको। टोटल ऐश का मतलब होता है जो कार्बोनेट का कंटेंट रहता है, जो फॉस्फेट का कंटेंट रहता है, जो सिलिकेट्स का कंटेंट रहता है, इनऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रहता है, वो टोटल ऐश दिखता है। जो एसिड इनसोल्यूबल ऐश रहता है वो देखता है एक्सेसिव सैंड कितना मिक्सड है। जो एसिड इनसोल्यूबल ऐश रहता है वो कितना सैंड मिक्सड है वो देखता है, ओके। और वाटर सोल्यूबल ऐश जो रहता है इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल एग्जॉस्टेड बाय वाटर, okay। It is used to detect the presence of material exhausted by water। ठीक है, ये जल्दी से अपन एग्जांपल दे सकते हैं इसके। जो सेना लीफ रहता है उसका एसिड इनसोल्यूबल ऐश जो रहता है नॉट मोर देन 2 रहना चाहिए, ओके। एक एग्जांपल ले लो। और जिंजर जो रहता है उसका एसिड, उसका जो टोटल ऐश रहना चाहिए दैट इज़ नॉट मोर देन 6% बाई वेट। एंड वाटर सोल्यूबल ऐश जो रहता है दैट इज़ नॉट लेस देन 1.7। तो भी आप कैसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं आपको बोलूँगा वो एग्जांपल लेना। सेनल का एग्जांपल ले सकते हो एंड यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फेनल। सेनल क्या बोल रहा हूँ, सेना एंड फेनल, ओके। सेना एंड फेनल, तो सेना का है नॉट मोर देन 2, ओके। एंड फेनल का एग्जांपल है नॉट मोर देन 1.5। फेनल का एग्जांपल है नॉट मोर देन 1.5, ठीक है। अभी extractive values. The determination of extractive values is used as a means of evaluating crude drugs, the chemical constituents of which are not readily estimated by other means.
Extractive values indicates the approximate measures of chemical constituents. The drug contain different types of chemical constituents, therefore the solvent selected for extraction processes should be capable to dissolve the appropriable quantities of desired substances. The extractive values are classified below on the basis of solvent used. तो मतलब extractive values जो रहते हैं ना, they are classified on the basis of the solvent used. Water soluble extractives, then we have alcohol soluble extractives. फिर दूसरे पेज पर अपन देखेंगे ether soluble extractives. This is the last physical property that we are gonna see. Okay. तो उसके बारे में सिर्फ इतना बोलना है कि मतलब अपन क्या है ना कि कुछ कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालने के लिए अपने को एक्सट्रैक्शन का यूज़ करना पड़ता है तरीका। ओके, तो बेसिकली देखना पड़ता है ना कि वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, तो फिर वो सॉल्वेंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ ना एक्सट्रैक्शन के पर्पसेस के लिए। करेक्ट है। अगर आपने देखा रहेगा फार्म इंजीनियरिंग, ऑफकोर्स नॉट फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, बट जो दूसरे फार्म इंजीनियरिंग जिन्होंने देखा है उनको पता है डिस्टिलेशन अपन करते हैं। डिस्टिलेशन में अपन क्या करते हैं, बेसिकली एक्सट्रैक्शन करते हैं ड्रग का, एक्सट्रैक्शन करते ही नहीं करते हैं, वैसे यहाँ पर भी अपन एक्सट्रैक्शन ही करते हैं, बट वी हैव टू यूज़ अ सूटेबल सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन। पर सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, जो केमिकल सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करना पड़ेगा जो वो पर्टिकुलर केमिकल सॉल्वेंट और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व कर सकें। बराबर है। तो उस बेसिस पर हमने डिवाइड किया है वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव्स, अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव एंड ईथर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव। वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव मतलब वो सिर्फ वो कंपोनेंट्स को निकालेगा जो वाटर सोल्यूबल है। करेक्ट है। सो दिस मेथड इज यूज फॉर दोज ड्रग्स विच कंटेन्स वाटर सोल्यूबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज शुगर, ग्लाइकोसाइड्स। बराबर है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अपन ये एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज देख क्यों रहे हैं। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ इवैल्यूएटिंग क्रूड ड्रग्स, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हिच आर नॉट रेडीली एस्टिमेटेड बाय अदर मींस। Extractive values indicates the approximate measure of chemical constituents. The drug contain different types of chemical constituents. Therefore, the solvent selected for extractive processes should be capable to dissolve the appreciable quantities of desired substances. बराबर है। तो डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस के अपने को अप्रीशिएबल क्वांटिटीज चाहिए बेसिकली। ओके, तो उसका भी एग्जांपल उन्होंने लिया है। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर एलोवेरा का। ओके, तो वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव जो रहता है एलोवेरा में से जो अपन वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव निकालते हैं दैट इज नॉट लेस देन 25% वेट बाय वेट। ओके, एलोवेरा का इज वी कैन से नॉट लेस देन 25% वेट बाय वेट। अल्कोहल सोल्यूबल के लिए अपन देख सकते हैं एलो का वापस नॉट लेस देन 10। ओके, तो 25 10। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईथर। Okay, there are two types of ether soluble extractive values, which is volatile ether soluble extractives and non-volatile soluble. So volatile soluble represents volatile oil contained in the drug, whereas a non-volatile ether soluble extractives represent the fixed oils, resins and coloring matter present in the drug. Okay, for example we have nutmeg जिसका non-volatile ether soluble extractive जो रहता है that is not less than 25. So we finish this. Okay.